चलो, तो भाई अभी बात कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आप देखो तो उसमें हमने किस बारे में डिस्कशन करा था? सीरीज पैरेलल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमारे दो मेन टॉपिक थे और उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। सिलेबस में एनर्जी स्टोर्ड का सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, उसका फॉर्मूला है और उसका कॉन्सेप्ट है और उसका एप्लीकेशन है। तो हम लोग पहले उसकी डेरिवेशन को भी एक बार सोल्व करेंगे शॉर्टर मैनर में, और फिर मैं उसको उसकी पूरी फॉर्म में आपके साथ डिस्कशन कर देता हूं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखो। तो बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो यार, ये कैपेसिटर है इस तरीके से प्लस, और यहां पर ये है कैपेसिटर माइनस, और ये हो गई इसके साथ बैटरी कनेक्ट। अब आप एक बात समझो कि जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करा तो कैपेसिटर के अंदर का पोटेंशियल या इसकी प्लेट के अक्रॉस या इसकी प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल वो सेम आएगा। एक बात मान के चलो। और आपको पता है कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है बैटरी से होते हुए और यहां पहुंचाया है। ठीक है, तो ये जो हमने चार्ज को मूव करवाया ना एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, इसमें हमें वर्क डन करना पड़ता है। और क्योंकि एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया एक तरफ पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ही होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अब अगर मैं एनर्जी का डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं तो एनर्जी की कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से होती है? कौन सा तरीका अपनाते हैं? एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोलो, कौन सा तरीका होता है? कोई भी एनर्जी अगर निकालनी हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वर्क। हाँ, तो ऐसे क्यों? सीधा बोलो यार, या तो गलत होगा या सही होगा, सीधा बोलो। क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि मान लीजिए एक मैंने ले लिया कैपेसिटर, कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। ये हो गया। अब अगर आप इसमें देखो कि कैपेसिटेंस अगर इसका सी है तो पोटेंशियल यहां पर हमने V अप्लाई करा है। ठीक है, तो अब ये अगर V पोटेंशियल है, यहां प्लस और माइनस है, तो वर्क डन कितना होगा dq चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए? dw बराबर v dq। यही होगा कि नहीं? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया बताओ? अरे भैया, अरे चार्ज इंटू पोटेंशियल 11th में कहा था यार। तो अगर तू यहां पर डी को डी कर रहा है तो ये डी नहीं हो जाएगा? बस कुछ भी इधर उधर तुक्के मार रहे हो यार, हद हो गई। कनेक्ट करा करो। अच्छा देखो, ऑनलाइन क्लासेस में ये मिस होता है। ऑनलाइन में क्या मिस होता है? ये अभी जैसे कि आप वर्क डन को गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, और फिजिक्स में हर स्टेप पर बच्चा गलत इंटरप्रेट करता है, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। फैक्ट है, ये बात मान के चलो। देखो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात, और मैं खुद यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बट इसका नुकसान यही है कि आपकी जो आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया ना, वो गलत ही जाएगा आखिर तक। और पता कब लगेगा? जो पिछले साल 1 अप्रैल से लेकर और इस साल मान के चलो 12 मई, यानी कि टोटल कितने महीने हो गए? 13 महीने और 12 दिन हो गए मोटे तौर पे। इतने दिन बाद पता लगा, हाय राम, डुबो दिया इस ऑनलाइन ने तो।
ठीक है ना। तो dw क्या हो गया, vdq। अच्छा, q बराबर क्या होता है, cv। तो v की वैल्यू q बाई सी। तो dw क्या होगा, q बाई सी dq। सही बात है। अब आप एक बात बताओ, अगर हम यहां से यहां तक q अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले तो जीरो था ना चार्ज ट्रांसफर, जीरो से लेके फाइनल कितना चार्ज हमने ट्रांसफर करा, क्यू करा। तो टोटल वर्क डन जो आएगा वो dw आएगा जीरो से लेके क्यू तक। नियम यही है कि आप देखो, एनर्जी कैलकुलेट करने का नियम यही है फिजिक्स में, क्या कि आप पहले वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप वर्क कैलकुलेट करो छोटी क्वांटिटी के लिए और फिर आप उसको निकाल दो पूरी के लिए। अगर आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स याद रखो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, तो वहां पर भी यही था, x1 से x2 f dx। तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, वो हर जगह यही एप्लीकेबल होता है। और आपको मैं बताऊं, आप लोग जो वो फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला जो रट के बैठे हो ना, वो बहुत आपके दिमाग ने उस फॉर्मूले को बांध दिया। अगर तुम लोग वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ये वाला मान के चल लो, वर्क डन में एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ वो दे देगा, मतलब सॉरी, ये आपको वर्क डन निकाल के दे देगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए था, पर आपने याद कौन सा रखा, एफ डी एक्स। सारी गड़बड़ यहां हो रही है, ये अप्रोच प्रॉब्लम है। यही ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां मैं ये कहता हूं कि यार फिजिक्स में इस बात की जरूरत है कि सोचते कैसे है, कि हमें कौन सा पॉइंट पिक करना है, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो अब dw हो गया, इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई, जीरो से लेके q तक, q बाय सी डी क्यू। चलिए अब 1/c कॉमन ले दिया, q बाय डी क्यू अगर, अरे q डी क्यू अगर हम इसको कर दे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c बाहर। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, मारे गए ना, जब मैथ नहीं पढ़ोगे तो ये दिक्कत होती है ऑनलाइन में, क्योंकि मैं यहां डायरेक्ट लिखता क्यू स्क्वायर बाय 2, फिर उसकी लिमिट पुट करके कर देता क्यू स्क्वायर बाय 2c, और आपका डोपामाइन ये कह देता वाह हमें तो डेरिवेशन आ गई। और सच बात ये तुम्हें एक्स डी एक्स भी नहीं पता। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, कैसे होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर यहां पावर 1 थी तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, क्यू स्क्वायर बाय 2, 0 टू क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये बन गया यहां पर वर्क डन का। और ये जो वर्क डन है ना फाइनली, सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये बन गया। अच्छा अब एक बात बताओ, Q की वैल्यू क्या होती है, CV, इसको डाल दो तो U की वैल्यू हो गई हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब चार्ज और कैपेसिटेंस आपके पास अवेलेबल है। ये कब होगा, जब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल अवेलेबल है। ठीक है, एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, क्या बनेगा, हाँ भाई बताओ बच्चों। अरे V की वैल्यू अगर आप C की वैल्यू उठा लो ना, Q बाई V ले लो तो यहां डाल दो, तो U की वैल्यू हो जाएगी हाफ Q बाई V इंटू वी स्क्वायर बराबर हाफ QV। तो पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास ये 3 फॉर्मूले हो गए। बात को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है,
ये किस चीज का आपका मेजरमेंट है? ये इस बात का मेजरमेंट है कि हमारा कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है वो इन फॉर्म में रहता है। प्राइमरीली ये डिवाइस एनर्जी को ही स्टोर करता है चार्ज की फॉर्म में, इसलिए फॉर्मूला चार्ज की फॉर्म में है और इसलिए चार्ज की फॉर्म में। ये भी चार्ज का ही फॉर्म है क्योंकि कैपेसिटेंस तो Q बाई वी होता है ना, तो ये तो हमने CV की टर्म्स में डाल दिया, बट है तो एनर्जी ही। तो इस बात से आपको कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद रखना इसको, लिखो इसको अब जल्दी से, आपको फिर मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इसके बाद में। ठीक है, चलो तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो रहेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ वो क्या बोल रहे हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये इसमें आ जाएगा। अब देखो इसको चेंज करते हैं पूरे को। अभी एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या आया था, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इन दोनों को उठा के यहां डाल दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मल्टीप्लाई E स्क्वायर डी स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर इंटू डी, ये हो गया एनर्जी। अब हमें निकालना क्या है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी। क्या निकालनी हमने, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है, इसको स्मॉल यू से लिखते हैं, ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इनटू पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट, यानी कि कैपेसिटर की जो प्लेट है, बात को समझना बेटा, कैपेसिटर की जो प्लेट है अगर हम उसके वॉल्यूम को 1 यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर ले तो उसमें जितनी एनर्जी होगी और फिर जितना पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम बन रहा है अगर मैं पूरी से डिवाइड कर दूं तो सारे की एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास कैसा बन रहा है, जर्नलाइज्ड फॉर्मूला बन रहा है या स्पेसिफिक बन रहा है, ये जर्नलाइज्ड बन रहा है। किसकी फॉर्म में बन रहा है, ये जर्नलाइज्ड बन रहा है। अगर ये जर्नलाइज्ड बन रहा है तो ये U का फॉर्मूला आ गया, इसको AD से डिवाइड कर देंगे तो A और D कट जाएगा, तो छोटा U क्या बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। देखो अब आपको एक बात पता लग गई, ये फॉर्मूला देखो, अरे इधर समझो, पहले इसके एनालिसिस समझो, गधों वाली बात मत करो, एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करो। ठीक है, जो मैं आप लोगों को ये कहता हूं ना कि यार हर लेक्चर का मतलब होता है कि सोचते कैसे हैं, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सोचते कैसे हैं, इसके द्वारा मैं आप लोगों का जो दिमाग है वो साइंटिफिक थॉट प्रोसेस का मैं डेवलप का मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है कि मैं आप लोगों के दिमाग को साइंटिफिक वे में ट्रांसफॉर्म कर पाऊं, कि एक साइंस के स्टूडेंट को एक साइंटिफिक माइंडसेट को कैसे डेवलप करा जाता है, वो कैसे सोचता है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और आपको मैं बताऊं तो जो मैं ये YouTube पे डालता हूं या मैं जहां पर भी ये कंटेंट में बात कर रहा हूं, इस पूरे कंटेंट में मेरा जो लॉजिक है, मेरे जो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन है सभी में, उसका पॉइंट एक ही है कि आप लोगों का थॉट बदलने की जरूरत है। यकीन मान लो बेटा, जब तक आपका थॉट प्रोसेस आप चेंज नहीं करेंगे, आप साइंस की फील्ड में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे और एक नौकरी बन के रह जाएंगे। एक डॉक्टर में और एक नर्स में होते तो दोनों 12th पास साइंस है ना,
फर्क क्या है? माइंडसेट का डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। आज जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है ना, उस बच्चे की सोच और जो बच्चा आज कम पढ़ रहा है उस बच्चे की सोच, दोनों के थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, जो पूरी लाइफ का डिफरेंस क्रिएट करेगा। सिलेबस तो सेम है, टीचर भी सेम है, बच्चे के थॉट्स की डिफरेंस है, सारा का सारा मामला यहीं खराब हो रहा है। ठीक है, और जहां मैं बात कर रहा हूं ना आप लोगों के साथ, नोबडी इज टॉकिंग ऑन यू, नॉट इवन ऑन यूट्यूब, कोई टीचर बात नहीं कर रहा है यहां पर, सब पता सबको है, क्योंकि धंधा बंद हो जाएगा। हमारी दिक्कत ये, हमारा खोने को कुछ नहीं, नथिंग टू लूज है। सब्सक्राइबर ना है तो वो तो आज भी ना है। सीधी सी बात है यार, कम से कम सच तो बोले। ठीक है, फैक्ट ही है। अब इसको एनालिसिस करते हैं। देखो यहां से तुम्हें ना इलेक्ट्रोस्टैट समझाऊंगा पूरा का पूरा, 1 मिनट, मतलब यहां फोकस कर लो। तुम्हारे पूरे ना दिशा और दशा को ना बदल दो तो मुझे कह देना यार। कैपेसिटर को तो छोड़ो, आप ना एक चार्ज को पकड़ लो पहले तो, क्योंकि हर प्लेट के ऊपर भी चार्ज ही होगा। मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसके ऊपर भी तो ये जमा का चार्ज होगा, यहां भी तो घटा का ही चार्ज होगा ना। एक तरफ जमा का चार्ज, एक तरफ घटा का चार्ज। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई। इधर अगर एरो डल गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, अरे ये प्लस था भाई, ये था प्लस, इस प्लस से इस माइनस पे जा रही है तो फील्ड इधर जाएगी। अच्छा, यहां पर मैंने कोई भी मीडियम मेंटेन नहीं करा, वैक्यूम है या एयर है, मतलब दो चार्ज है, बस मैंने दो रख दिए। अब अगर मैंने दो चार्ज भी रख दिए ना, तो एक जर्नल माइंडसेट का विद्यार्थी ये सोचेगा बस रखे ही तो है, इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं। एक साइंटिफिक माइंडसेट ये सोचेगा कि इनके बीच में हवा है। अब समझ में आ गया अंतर? व्हाट आई मीन टू से कि साइंटिफिक माइंडसेट है, हाँ कुछ नहीं है तो हवा है, वैक्यूम तो आप क्रिएट कर ही नहीं सकते। दिस इज साइंटिफिक माइंडसेट। अब देखो, जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं, चलो यार एग्जांपल बाद में, पहले भटक जाएंगे हम, वो पता लग रहा है कि जंगल में इधर उधर उतर जाते हैं। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहां पर एप्सिलॉन नॉट मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट आ गया, अब रह गया सबस्क्रिप्ट हाफ। ठीक है, तो हाफ इज द मैथमेटिकल कांस्टेंट। हाफ क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट। कहां से आया ये इससे आया। अरे इधर देखो, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है। ये आ गया। अच्छा, इसके साथ में ये जो हाफ है ये किससे आता है? इंटीग्रेशन से। अब मैं तुम्हें अरे को कुछ बढ़िया से एनालिसिस दे रहा हूं जिससे तुम्हारा दिमाग एकदम से ब्लो आउट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मास वेलोसिटी कैरी कर रहा है बस। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। ये स्प्रिंग इतनी डिस्प्लेसमेंट कैरी कर रहा है। ठीक है, जब बात फील्ड पर आई, जब बात फील्ड पर आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और यही बात जब मैग्नेटिक फील्ड पे जाएगी तो वहां फॉर्मूला मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, UM लिख दिया मैंने मैग्नेटिक, ये हो जाएगा हाफ B² बाय म्यू नॉट। बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट परमिएबिलिटी। जैसे हमारे यहां इलेक्ट्रोस्टैट में परमिटिविटी होती है ना, कि हाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी मीडियम को कितना आर पार जा सकती है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मीडियम में से कितना आर पार जा सकती है, वो परमिएबिलिटी होता है, उसको म्यू नॉट लिखते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अब देखो, आज तक जो तुम्हारा दिमाग नहीं चला था फिजिक्स में कभी भी, कि एनर्जी हमेशा हाफ सबस्क्रिप्ट को कैरी करती है।
दूसरी बात, एक क्वांटिटी का स्क्वायर कैरी करती है। और तीसरी बात ना प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मास इज प्रॉपर्टी, स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रॉपर्टी, एप्सिलॉन नॉट इज प्रॉपर्टी, म्यू नॉट इज प्रॉपर्टी। उड़ गया ना कि अगर मैं एनर्जी को डेप्थ में एनालिसिस करूं तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना मुझे कैलकुलेट करके देता है कि हर बार हाफ आएगा मैथमेटिकली। क्यों आएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन लग रही है। विदाउट इंटीग्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई ना? दूसरी बात, अगर आप इसी को दूसरी फॉर्म में अगर लेके जाएंगे तो मीडियम का मल्टीपल आएगा। और तीसरी बात, जो क्वांटिटी एग्जिस्ट होगी जिसकी वजह से एक्चुअल में एनर्जी आ रही है उसका हर बार स्क्वायर आएगा। यानी कि ये मास है, इस मास में वेलोसिटी मत दो, जीरो। स्प्रिंग है, इसको डिस्प्लेस मत करो, जीरो। ये दो चार्ज है, इनकी फील्ड जीरो कर दो। ये है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो करवा दो, किसी भी वे से कुछ भी करा दो, जीरो हो जाएगा। तो आपको इस एनालिसिस को दिमाग में बैठा लेना है। अब यहां से आप हर बार जब एनर्जी की बात आएगी तो आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। आपको याद है, इट इज द मल्टीपल ऑफ हाफ विद द मीडियम विद द स्क्वायर ऑफ द कंडीशन। क्या? हाफ मल्टीपल ऑफ मीडियम विद द स्क्वायर ऑफ गिवन क्वांटिटी। हाफ ये प्रॉपर्टी हो गई और ये वो क्वांटिटी हो गई जिससे कि क्रिएशन हो रही है। हर बार यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैसे क्रिएट करती है, कितना होता है, तो भी फॉर्मूला यही है। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस एनर्जी। दो चार्ज है ना यहां पर, इनके बीच में यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। क्वेश्चन यही है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए मैंने यहां प्लस क्यू रखा, मैंने प्लस क्यू रखा, तो ये चार्ज किधर भागेगा? इधर भागेगा। मान लीजिए ये चार्ज भाग करके यहां तक आ गया, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई ना? हुई। वो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट थी उसका कारण क्या था कि इसके ऊपर फोर्स लगी इलेक्ट्रिक, एफ इंटू एक्स क्या बन गया? वर्क डन बन गया। तो मुझे एक बात क्लैरिटी मिल गई क्या नहीं मिल गई कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एनर्जी है। मिल गई क्या नहीं मिल गई? और अगर इस रीजन में ही एनर्जी है तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि वो एनर्जी किस फॉर्म में है। तो भैया कैलकुलेशन कर लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो हवा के लिए है, हाफ मैथमेटिकल है और ई का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको समझ सकते हो। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक जुगाड़ी ट्रिक बता सकता हूं। ये कोई पूरा तरीका नहीं है, लेकिन मैं पहले से ये कह रहा हूं कि ये 100% टेस्टेड नहीं है, क्योंकि कुछ कई जगह इसके अपवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं यार, एक बात बताओ। अच्छा, ये जो ई का स्क्वायर है ना, इसका भी मीनिंग होता है, ठीक है। और अगर आपकी किताबों में है, अगर मिल गया ना मुझे तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। हाँ देखो, चलो इसकी चर्चा है नहीं आपकी बुक में वैसे, लेकिन अगर मैं यू को लिखूं तो मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है।
अगर वेक्टर क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन से रूल को फॉलो कर रही है? डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि डॉट में स्क्वायर पॉसिबल है, क्रॉस में तो स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? ई डॉट आई। अगर ये क्वांटिटी स्क्वायर में आ रही है, ई डॉट ई बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों पैरेलल है, एक ही एक्सिस पर, एक ही एक्सिस पर, तभी इनका स्क्वायर बना है। हमारे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 3। अब अगर मान लो ये फील्ड एक्स एक्सिस पे है, आप इसको वाई से ऑब्जर्व कर लो, आप इसको जेड से कर लो, बात यही आएगी हर बार। अब वेलोसिटी पे आ जाओ। एक बॉडी है, ये यू जा रही है, इसके पास एनर्जी है, इसको चाहे यहां से ऑब्जर्व कर लो, चाहे यहां से कर लो, क्योंकि ये भी वी डॉट वी लेके चलेगी। स्प्रिंग है, यू खींचा, बस एक ही एक्सिस पे खींचेगा। तो अल्टीमेटली आपको इन सब से क्या पता लगा कि ये सब जो क्वांटिटी जिसकी वजह से एनर्जी मिल रही है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट फॉलो हो रहा है, और इसका मतलब वो क्वांटिटी किसी एक एक्सिस पर निर्धारित है। ऑब्जर्वेशन 2 से है? अरे वो तो आर्बिट्ररी सिस्टम है, हमारी इच्छा के अनुसार है, हम उसको जहां रखना चाहेंगे वो वैसा ही चल पड़ेगा। अब अगर तू इसको ऐसे भगाना चाहेगा तो ये ऐसे जाएगा, यूं लेना चाहेगा और इधर लेना चाहेगा, लेकिन बात ये है ना कि जब तू इधर लेके जाएगा तो इसको ऑब्जर्व तो इधर से करेगा ना भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब अगर मान लो अगर एक एक्सिस का ऑब्जर्वेशन, अब मैं इस बात को पता कैसे मैं इसमें दिमाग लगा करके बोलता हूं, या मैं मेरी जो सोच है, एक क्रिकेट की पिच है, वो एक ही एक्सिस पर है, एक्स वाई एक्स पर है मान लो, उसका एक ऑब्जर्वर एम्पायर किधर होता है? एक ही तरफ होगा, लेकिन क्या उससे उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है? उसको एक स्क्वायर लेग वाला एम्पायर होता है, जो उस पिच को, अगर पिच ऐसे है तो यूं खड़ा होकर देखता है या नहीं है? तो इसी प्रकार से आपकी भी ऑब्जर्वेशन यही होती है। हमारी डे टू डे लाइफ में फिजिक्स है बेटे, बस बात यह है कि हमारा दिमाग ना चल रहा, क्योंकि ले मैन में, कॉमन मैन में और एक साइंटिफिक अप्रोच में यही फर्क है, जो मैंने अभी सिद्ध कर दिया दिखा करके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंटिफिक अप्रोच माइंडसेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन साइंटिफिक जर्नल पर्सन माइंडसेट। ठीक है यार, देखो कहने के लिए तो मैं साइंस भी पढ़ी और मैं अभी तो वकालत भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, दिन रात का दिमाग का अंतर है, दिन रात का। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही किसी उनसे बात कर रहा था, तो पता है क्या बात हुई, वो जिस फिल्म में, वो जिस रेफरेंस में बात कर रहे थे और मेरा जो रेफरेंस था, हमारा मैच ही ना हो रहा। मैं पकड़ गया था इस बात को, मैंने कहा ये अलग सोच रहा है और तू अलग सोच रहा है, तो इसलिए चुप हो जाए यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं शांति से अपने आप को बैकआउट कर गया, मैं जो हमारी फील्ड नहीं है, वो काहे हवाबाजी झाड़े, मार खाएंगे, अगले से सीख ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और आता भी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के ऊपर, ये याद रखना, बड़ा काम आएगा तुम लोगों को ये, ठीक है। लिखो, हो गया। अब एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल एंड चार्ज शेयरिंग। मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसको मैंने, दो कैपेसिटर है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, ठीक है। एक कैपेसिटर को मैंने चार्ज करा, दूसरे को मैंने अनचार्ज छोड़ दिया, और दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया।
तो सवाल ये है कि उस एक कैपेसिटर में दूसरे में कब तक तो चार्ज ट्रांसफर होगा, एक। दूसरा, कितनी एनर्जी उसमें लॉस होगी, है? लॉस होगा तो हाँ, तो ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट लिखो, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन। कॉमन पोटेंशियल पे बात कर रहा हूं मैं। बात समझ आ गई? तो देखो भैया, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि हमने एक चार्ज को चार्ज कह रहा हूं, सॉरी, एक चार्ज कैपेसिटर को, देखो ये मान लो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है भाई। ये मैंने दूसरा कैपेसिटर लिया C2, इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। किसी एक टाइम पर इनके पोटेंशियल मान लीजिए इसका V1 है और इसका V2 है, ठीक है। दोनों के अलग पोटेंशियल मान लो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि एक चार्ज है एक अनचार्ज है। जो अनचार्ज है उसका पोटेंशियल 0 है और जो चार्ज है उसका पोटेंशियल V है। तो अगर मैंने एक को 0 कर दिया तो इक्वेशन पूरी नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक का पोटेंशियल अभी लेट्स सपोज 1 वोल्ट है और दूसरे वाले का 4 वोल्ट है और मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा तो चार्ज तो जब भी ट्रांसफर होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसलिए मैंने क्या करा, दोनों के वैल्यूज को रख लिया। तो टॉपिक है हमारा कॉमन पोटेंशियल। अब देखो भैया, अब जब ये दोनों कनेक्ट करेंगे तो क्या ट्रांसफर होगा, चार्ज। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, Q C1V1 प्लस C2V2। ये हमारा कब होगा, इनिशियल स्टेट में। कब होगा ये, इनिशियल स्टेट में। अच्छा, ये इनिशियल में। अब हमने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इनमें कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं आ जाता। तो मान लीजिए कि वो जो बराबर पोटेंशियल, उसको मैंने कॉमन पोटेंशियल V नाम दे दिया। तो अब उस टाइम पर जो चार्ज यहां पर ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ दिया इंटू V, क्योंकि मैंने पैरेलल में जुड़े हैं तो दोनों है। हाँ, अब इसको हम लोग Q डैश मान ले। चार्ज तो कंजर्व है, नियम है धरती पे, तो Q बराबर Q डैश ही रहेगा। तो अगर Q बराबर Q डैश रहेगा, Q बराबर Q डैश रहेगा, तो आप बताओ C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो बाल को बताओ V क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, ये वो पोटेंशियल की वैल्यू है जब हमारे पास दोनों कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देंगे तो वो आपस में चार्ज शेयर करने के बाद दोनों के दोनों सेम एक वैल्यू पोटेंशियल की अपने साथ लेके बैठेंगे। अगर एक 4 वाला है और एक 3 वाला है, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक वैल्यू देता हूं। मान लो एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, दूसरे वाला है 4 माइक्रोफैराड का। एक का पोटेंशियल ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। मैं V1 को ले लेता हूं, ये 2 वोल्ट है, और V2 को मैंने ले लिया 6 वोल्ट। अब इनको कनेक्ट करते हैं। C1 V1 क्या बन जाएगा भैया, C1 और V1 तो 4, ये कितना बन जाएगा C2 V2, 24 बटे में 6, तो 28 बटे 6 डिवाइड कर दो, 6 चौके 24, 0 6 6 36, तो 4.6 वोल्ट के ऊपर दोनों के दोनों आके रुक जाएंगे। यानी कि अब इस कैपेसिटर को उठाओ तो ये भी 4.5 वोल्ट उठाएगा और ये भी 4.5 तकरीबन।
अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 4.6 वोल्ट इनकी आ जाएगी। इस पोटेंशियल का नाम होता है कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? जब ये कॉमन पोटेंशियल होता है, जब ये कॉमन पोटेंशियल होता है तो यहां पर एनर्जी का लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब एक चार्ज कैपेसिटर को, सुनो तरीके से बात को, जब एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है। किसकी फॉर्म में होता है? हाँ, हीट की फॉर्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हीट ही मान लो आप, चलो हीट पर ही बात कर लेते हैं। अगर हीट का एनर्जी का लॉस है तो इसका मतलब एनर्जी में चेंज भी आएगा। लॉजिक है बात में? तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में और हर जगह यही आता है कि यार अगर एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ कनेक्ट कर दो तो हमारी एनर्जी कितनी लॉस होगी इन टर्म्स ऑफ हीट। आएगा ना लॉजिक? कैपेसिटेंस तो वही है, C1 C2 और V1 और V2। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उसको, ठीक है, उसको याद रख लेना। तो कॉमन पोटेंशियल ये आ गया ना, अच्छा भाई कैपेसिटेंस कराने के बाद है ना, मैं ये लिखा या नहीं? उसमें से देख, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब एनर्जी लॉस निकालना हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज शेयरिंग, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्ज शेयरिंग। ठीक है, तो यार अब उसमें क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ एनर्जी को मैंने लिख लिया डेल्टा यू। क्या लिखा मैंने? डेल्टा यू। और ये होगा क्या? इनिशियल माइनस फाइनल, तो यू आई माइनस यू एफ। ठीक है, जब इस वैल्यू को अगर हम डाल देंगे तो इनिशियल वैल्यू क्या बनेगी बेटा? इनिशियल वैल्यू समझाओ मुझे क्या होगी? C1 V1 कैपेसिटेंस है हमारे, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और फाइनल कितना बनेगा? हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये हो गया कंफर्म? और इसमें से V की वैल्यू क्या है? C1 V1 अगर मैं अब इस वैल्यू को यहां डाल दूं तो ये इसके स्क्वायर को काट देगा। तो कैसे काटेगा इसको लिख लेते हैं। तो U फाइनल कितना होगा? अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2। ये फाइनल आ गई एनर्जी, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। और फाइनल का एक फॉर्मूला ये भी है, ये अलग और ये अलग, इनसे भी हमारे वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि देखो अगर मान लो, अरे इधर देखो ना, मैं तुम्हें अब न्यूमेरिकल की ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर मान लो V2 जीरो है, एक अनचार्ज कैपेसिटर है, मतलब उसमें कोई चार्ज है ही ना पहले, तो V2 जीरो हो गया। तो ये वाली वैल्यू अगर जीरो हो गई और कैपेसिटर आपके पास पहले वाला आपने 10 वोल्ट से चार्ज कर दिया और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो 2 गुणा 10, अब 2 से 2 कट गया तो ऊपर तो 10 रह गया, और नीचे अगर एक 2 का था और दूसरा अभी मैंने यहां कितना लिया था, ये 6 लिया था, तो 10/8 जूल एनर्जी आ गई। इनिशियल एनर्जी यहां से आ जाएगी, दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल है।
लेकिन अगर आपको ये याद ना रहे तो आपको मैं एक दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। फॉर्मूला तो ये लगेगा और इनिशियल का फॉर्मूला ये है और फाइनल का ये है। बात समझ आ गई? तो पहले ये निकाल लेना, फिर ये निकाल लेना, माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ये तो कर दोगे ना? लेकिन इसी अगर मैं इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दूं तो जो डेल्टा यू है वो होता है C1 C2 अपॉन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और 2 C1 प्लस C2। ये हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला यहां से आ गया डायरेक्ट। ठीक है, क्या आ गया? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। सो दिस इज डायरेक्ट एनर्जी लॉस निकालने का फॉर्मूला। C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अगर मान लीजिए V2 जीरो है तो जीरो हो गया, दो कैपेसिटर की वैल्यू डाल दो, V1 की वैल्यू डाल दो और इसमें डाल दो, डायरेक्ट एनर्जी लॉस आएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आज तुम लोगों के साथ कैपेसिटर का, कॉमन पोटेंशियल का, एनर्जी का, चार्ज शेयरिंग का, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया कि जब एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी कैसे लॉस होगी, एनर्जी कितनी चेंज होगी, वो ये फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल अटेन कर लेंगे। उस सेम पोटेंशियल का नाम होता है कॉमन पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जब भी हम लोग चार्ज शेयरिंग और एनर्जी लॉस पे जाएंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया है। और आपको मैं अब बहुत सारे क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, नहीं तो मेरे से बहुत पिटोगे। और कॉमन पोटेंशियल का मैं सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूलों से तुम्हारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट कुछ ही देर में सोल्व कर पाऊंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग जो है इनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखो बेटा, एक बात याद रखना यार, मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस ही नहीं होते, उनमें हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होता है और उन कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में एक जर्नलाइज्ड वे में लिखते चलो, जैसे जैसे मैं बताता हूं। आपका जो रजिस्टर है ना, ये क्लास रजिस्टर, इसके पीछे के 5 या 7 पेज निकाल लो, मतलब अलग से, जिसपे तुमने कुछ नहीं लिखना। उस पे हर चैप्टर के जो मैं एनालिसिस देता हूं ना हर टॉपिक के, वो अपनी हिंदी में लिख लो, व्हाट्सएप वाली भाषा में लिख लो। समझ में आया? जैसे आज मैंने तुम्हारे को क्या बताया है कि जब भी दो कैपेसिटर को आपस में पैरेलल कनेक्ट करोगे तो उनमें चार्ज शेयर होगा। चार्ज शेयर होने कब तक होगा? जब तक कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं होता। कॉमन पोटेंशियल आएगा ही आएगा, तो उसका फॉर्मूला है। जब ऐसा होगा तो दोनों की एनर्जी में भी कुछ ना कुछ अंतर आएगा। एनर्जी का लॉस होगा, पक्का होगा। किस फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में होगा। कितना होगा? इतना होगा। कैसे निकालेंगे? इस अंतर को निकालेंगे। ये अंतर कहां से आएगा? यहां से और यहां से आएगा। पूरी कहानी बन गई। बोलो जय सिया राम। चाहिए? तो भाई आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। मजा आया पढ़ के, ठीक है, और थोड़ा सा जो है तरीके से इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम धन्यवाद करते हैं अपने YouTube फैमिली को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम लोग हमारा वीडियो देख लेते हो। आजकल तो कोई नहीं देख रहा है, व्यूअरशिप गिर रही है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं यार। दिक्कत हमारी ये है ना कि अंधभक्ति से लड़ रहे हैं हम, ठीक है। किससे लड़ रहे हैं हम लोग? अंधभक्ति से लड़ रहे हैं। लोग बाग एक ही दिशा में जाए जा रहे हैं, तो जैसा भी है वो तो जीवन का संघर्ष अपना। लेकिन ये है कि
कंटेंट अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो यार, शेयर कर दिया करो ना मेरे वीडियो, भिजवा दिया करो कहीं कहीं, बोला देख लो काम आएंगे तुम्हारे।